नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी दूसरा दृश्य और भाग 7। दूसरा दृश्य हम कल प्रारंभ कर चुके थे। उसमें हमने जाना था कि शकराज के दुर्ग का दृश्य है। वहाँ पर कोमा अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती है। तभी वहाँ शकराज का आगमन होता है और शकराज व्याकुल है उन परिस्थितियों को लेकर जिसमें कि युद्ध की संभावना उसे दिखाई दे रही है। शकराज ये समझता है कि युद्ध अगर होगा तो खून की नदियाँ दोनों ही दिशाओं से बहेंगी, दोनों ही जो प्रतिद्वंदी है दोनों के सैनिक उसमें मारे जाएंगे। तो युद्ध को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं मान रहा शकराज, लेकिन वो चाहता है कि जो रामगुप्त है वो संधि स्वीकार कर ले। और जो संधि का प्रस्ताव लेकर खिंगिल गया है रामगुप्त के दरबार में या रामगुप्त के शिविर में, उसके आने का इंतज़ार व्याकुलता से कर रहा है शकराज। कल जो हमने अंतिम पंक्ति की थी उसमें हमने जाना था कि जो खिंगिल है वो शकराज के पास संदेश लेकर पहुंच चुका है। तो आइए अब आगे की व्याख्या शुरू करते हैं। शकराज खिंगिल को देखकर कहते हैं, कहो जी क्या समाचार है। खिंगिल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा। दो में से क्या है? दो, या तो अपने प्राण दे दे अर्थात युद्ध करें या हमारी संधि के नियमों को स्वीकार कर ले। शकराज उत्सुकता से, ये तो वे समझ गए, प्रश्न करता है कि वो समझ गए होंगे इस बात को अच्छे से। खिंगिल, दूसरा उपाय ही क्या था कि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। यह छोकरा रामगुप्त, छोकरा यानी छोकरा व्यक्ति रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। कि समुद्रगुप्त, देखिए गुप्त वंश का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राजा है समुद्रगुप्त। तो खिंगिल कहता है कि उसकी तरह, जबकि छोकरा कहकर क्या कहा है कि ये तो अभी एक युवा है, इसे तो क्या अनुभव है कि वो दिग्विजय करने निकल पड़ा। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, कि वो इस वीरान जो पहाड़ी घाटियां हैं इसके बारे में नहीं जानता था। किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य है। कि उसने अगर वो सारी बातें समझ लेगा तो जो आपके नियम हैं उनको मानने के लिए वो मजबूर हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। शकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। अपने खुशी के भाव की अभिव्यक्ति करता है शकराज। तुम सच कहते हो, मुझे आशा नहीं थी। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? दूसरा कौन सा? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। दूसरा प्रस्ताव क्या है यहाँ पर? ध्रुव स्वामिनी को उपहार के रूप में देना। खिंगिल कहता है, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कि उसने सारी बातें मान ली है जो आपने कही थी और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। कोमा ये बात सुनकर चौंक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिंगिल के हाथों को झकझोरने लगता है। जो शकराज है वो इस बात से खुश हो रहा है, लेकिन कोमा हैरान है। शकराज, खिंगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। देवपुत्र कौन है? जो शकराज के पूर्वज हैं उनके बारे में कह रहा है कि उनकी आत्माएं आज खुश हो रही होंगी। कारण क्या है कि गुप्त वंश से जो शकराज की दुश्मनी है वो काफ़ी पीछे से है, कई पीढ़ियों से है। जब गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा शक वंश के राजाओं को हरा दिया गया था तो उसका जो विरोध का भाव है वो अभी भी शकराज के मन में है, जो वैमनस्य का भाव है, जो शत्रुता का भाव है। और उसी के कारण वो कह रहा है कि आज हमारे जो पूर्वज हैं वो भी प्रसन्न हो रहे होंगे। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है कि जिसमें वो हारे थे, जो उनकी पराजय हुई थी, किसकी? शकराज के पूर्वजों की, उसका ये बदला है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है और हमारी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। कि जो गुप्त वंश है वो हमें उचित मान सम्मान नहीं देता, हमें जंगली समझता है, बर्बर जानता है। बर्बर अर्थात क्रूर प्रवृत्ति का जानता है, असभ्य जानता है, यानी सभ्यता हम में नहीं है, सभ्य व्यक्ति हम या सभ्य जाति हम नहीं है। तो हमारा जो बदले का भाव है वो भी क्रूरतापूर्ण ही होगा। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगिल, वे भी साथ आएंगी? शकराज कहता है, तो फिर सोने की झंझावली नाच का प्रबंध करो। इस विजय
सोने की झंझावली यानी सोने की झनकार करने वाले नाच का प्रबंध करो। यानी इस विजय के उत्सव को मनाने के लिए वो नृत्य का प्रबंध करने के लिए खिंगिल से कहता है कि इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र ही बुला लाओ। खिंगिल वहाँ से चला जाता है और शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चार सामंतों का प्रवेश होता है। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। शकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं और नर्तकियां नाचते हुए गाती है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है तो मानिक मदरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रतनमयी प्याली झुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तरुकी डाली। यह लगा पिघलने मनिनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। वे हंसती हुई दुलार भरी मधुलहर उठाने वाली हैं। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने। सब झूम रहे अपने सुख में तूने क्यों बाधा डाली है। तो जो नर्तकियां हैं वो इस गीत को गाते हुए नृत्य करती हैं और प्रकृति से भरा हुआ प्रकृति भावों प्रकृति को शामिल किया, क्योंकि जो प्रसाद जी हैं वो प्रकृति के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। तो प्रकृति को आधार बनाकर इस गीत की रचना उन्होंने की है। एक सामंत श्रीमान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ है। शकराज ठीक है न, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं प्यालियां भर कर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक करके सानुरोध पान कराती हैं। सानुरोध यानी अनुरोध सहित। दूसरा सामंत श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। दूसरा सामंत कहता है श्रीमान कौन? शकराज की जो रामगुप्त है उसके पास शकराज की आज्ञा मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया। ये सामंत आपस में बातें कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लालिमा मिलानी पड़ती। कि उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई कि युद्ध के लिए हाँ ना करके संधि स्वीकार कर ली, नहीं तो हमें वहाँ पर रक्त की लालिमा बहानी पड़ती, यानी रात की कालिमा की जगह चारों रक्त की धाराएं बह जाती। तीसरा सामंत क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो साड़ी हेकड़ी भूल जाते। दूसरा सामंत कहता है क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है। हमसे? तीसरा सामंत हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत तो फिर आओ तुम्ही से निपट ले। आपस में ही जो कटु वचन के माध्यम से आपस में ही उलझ रहे हैं। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। शकराज खिंगिल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है। शकराज रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा, क्योंकि यहाँ पर नाद हुआ था जिससे कि पता चला कि अब दुर्ग का द्वार बंद हो रहा है। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगिल अधीर क्यों हो रहा है? क्योंकि शकराज इंतजार में है ध्रुव स्वामिनी के आगमन के लिए। खिंगिल का दोबारा से प्रवेश होता है। खिंगिल दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई है। शिविकाएं यानी जो पालकियां हैं वो आ गई है। दुर्ग तोरण दुर्ग के द्वार पर। शकराज गर्व से घमंड से, तब विलंब क्यों? विलंब यानी देर क्यों कर रहे हो? उन्हें अभी ले आओ। खिंगिल आदर के साथ, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। रानी कौन है? रानी ध्रुव स्वामिनी की एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। शकराज क्या प्रार्थना है? खिंगिल वह केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा। बात बीच में छोड़ता है और शकराज कहता है हंसते हुए, क्या कहा मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। शकराज कहता है कि अभी भी उन्हें अपने मान सम्मान की इतनी ध्यान है, उनको इतनी परवाह है उनको, जबकि वो स्वयं हमारे सामने झुकने के लिए मजबूर है। और ये उनकी ऐसी दशा है कि जिस पर दया का भाव प्रकट होता है। खिंगिल वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं। शकराज हंसता है, अच्छा
तुम मध्यस्थ होने, मध्यस्थ यानी बीच वाले, बिचौलिए होने, तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूँगा। जाओ। खिंगिल चला जाता है। कोमा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? कोमा वहीं पर खड़ी सारी बातें सुनती है और पूछती है कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है। तो ये आज की हमारी व्याख्या थी। उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ऐसा है तो अपना कमेंट ज़रूर करें, जब वीडियो देखें तो कमेंट करके बताएं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो उसको दूर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।